हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज जैसे कि आपको पता है एक सीरीज चल रही है हमारी करंट अफेयर्स की। यहाँ पर मैं सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहली वीडियो लगभग 1.5 घंटे की हुई है। उस 1.5 घंटे की वीडियो में मैंने आपको पूरा राष्ट्रीय जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनको मैंने करवा दिया है पूरा। ये दोस्तों हम घटना चक्र का जो दृष्टि वाला बुक आती है उसी को पूरा करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करने वाले हैं हम, ठीक है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी कोई चीज़ें आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य भारत के निर्णय के बारे में यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ और देखनी है। जैसे मैं ये बताऊंगा तो आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो मैप होता है, मैपिंग में जैसे जो जो देश आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा तो उन देशों की आपको सीमा बॉर्डर किस किस देश से लगती है और वहाँ इंपॉर्टेंट आपके लेक्स हो गए या आपके क्या कहते हैं सी महासागर कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें आपको उसकी करेंसी और आप क्या कहते हैं उसका राजधानी, ये सब चीज़ अच्छे से याद कर लेना। वहाँ पर पासेज हैं और आपकी स्टेट कौन सा पड़ रहा है, ठीक है। तो इन्हीं से ही आपके चीज़ें बनती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले आपको यह ध्यान है केन्या के राष्ट्रपति कौन है, विलियम समोई रूटो है, ठीक है। ये आपके भारत के राजकीय यात्रा पर आए थे। कब आए थे? 4 से 6 दिसंबर 2023 में। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस है और आपका इंटरनेशनल सोयल अलायंस को यहाँ पर शामिल होने की इन्होंने घोषणा कर दी। ये आपको ध्यान देना है। दोनों ये अलायंस जो है भारत द्वारा बनाए गए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपका कब बनाया गया था? 2015 में बनाया गया था, ठीक है। और किसकी मदद से? भारत और फ्रांस ने इसे बनाया था जब आपके, और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? ये गुरुग्राम में है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारत ने दोस्तों जो है $250 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है किसे? केन्या को। ये भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर केन्या की राजधानी, ये सब चीज़ें आपको याद कर लेनी। ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत BIS और केन्याई जो है मानक ब्यूरो है, इनके मध्य MOU साइन हुआ है। और यहाँ पर ये भी देखिए ये महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो आपका इग्नू है और केन्या का जो मुक्त विद्यालय है उनके मध्य MOU साइन हुआ है। अब भारत और तंजानिया की बात कर लेते हैं। तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलह हसन है। ये आपको ध्यान देना है। ये आपके भारतीय की राजकीय यात्रा पर आई थी। ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन है आपकी? सामिया सुलूह हसन है, जो कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है, ठीक। यह तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा है। ये भी आपको ध्यान देना है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक मिनट। इन्होंने दोस्तों जो है G20 समूह के अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद किसी भी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है, ठीक है। G20 में आपको पता है कि आपका अफ्रीकन यूनियन भी शामिल होगा। ये आपको ध्यान देना है। अफ्रीकन यूनियन में आपके 55 देश आते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है अफ्रीका के, ठीक। इसके बाद और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भारत और तंजानिया के मध्य रक्षा सहयोग है तो एक 5 वर्षीय रोडमैप पर मंजूरी कर दी गई है, ठीक है। भारत और तंजानिया के मध्य 2023 से 27 के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पर भी हस्ताक्षर किया गया है। भारत ने फरवरी 2024 में सूरज कुंड फरीदाबाद में आयोजित होने वाली सूरज कुंड मेला में तंजानिया को भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया। आपको ध्यान देना महत्वपूर्ण है। सूरज कुंड मेला आपका कहाँ होता है? आपके फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद कहाँ है आपका? हरियाणा में। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने की घोषणा की। तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा की। ये आपके इंडिया ने ही बनाया है। ये भी आपको ध्यान देना है। इसके साथ और क्या किया है तंजानिया ने वैश्विक जैव जो आपका ग्लोबल बायोफिल अलायंस है उसमें भी शामिल होने की बात कही है। ये भी आपके भारत के द्वारा ही बनाया गया है। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत का जो JNU है इसने तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ये भी आपको ध्यान देना। बात करते हैं भारत और ग्रीस की, ठीक। ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? कायरियाकस मित्सोताकिस। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा थी, ठीक है। यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है ग्रीस गए थे। ये भी आपको ध्यान देना है। राजकीय यात्रा पर ये गए थे। इसके पहले 1983 में आपकी इंदिरा गांधी जी गई थी। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ एथेंस में जो है नरेंद्र मोदी जी ने एथेंस में टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये भी आपको ध्यान देना है। टॉम्ब ऑफ
अननोन सोल्जर पर। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर दोस्तों विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए ग्रीस के सैनिकों पर समर्पित एक स्मारक है, ये आपको ध्यान देना है। टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर, सीधा पूछ लेगा कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान देना है ग्रीस में स्थित है, ठीक है। इनके बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है और इन्होंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ग्रीस में जो है इनको जो है ग्रीस का जो सम्मान है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया है। किसे, प्रधानमंत्री मोदी जी को, ये भी आपको ध्यान देना है। श्री मोदी जो है ये पहले विदेशी शासनाध्यक्ष है, ये आपको ध्यान देना है, ग्रीस का सम्मान पाने वाले। अब भारत और यूएई की बात कर लेते हैं हम लोग। भारत और यूएई यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी अबू धाबी पहुंचते हैं कब, 15 जुलाई 2023 को। COP28 के जो है अध्यक्ष आपको पता है सुल्तान अहमद अल जबेर जी हैं, ठीक है। COP28 आपको पता होगा यूएई में, इस बार दुबई में ही हुआ था, ठीक है। COP28 का आयोजन कब हुआ है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य आपको दुबई में आपका जो है हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएई के राष्ट्रपति कौन है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये आपको ध्यान देना है। और ये COP28 के अध्यक्ष कौन है, सुल्तान अहमद अल जाबेर, ठीक, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर IIT दिल्ली ने जो है आपके दुबई में एक संस्था अपना खोलने की बात कही है, ये भी आपको ध्यान देना है। IIT दिल्ली जो है यहाँ पर कैंपस अपना खोलने वाला है, कहाँ, अबू धाबी में, ये भी आपको ध्यान देना है। दुबई में नहीं है, अबू धाबी में ही, ये आपको ध्यान देना है। IIT मद्रास आपका इसके पहले आपके क्या कहते हैं, कहाँ पर, IIT मद्रास ने जो है तंजानिया में अपना एक कैंपस खोलने की बात कह दी थी पहले ही। IIT मद्रास और IIT दिल्ली, IIT मद्रास आपका तंजानिया में खुल रहा है और IIT दिल्ली आपका अबू धाबी में यूएई में खुल रहा है, अपनी संस्था का एक ब्रांच वहाँ पर भी डाल रहा है। अब बात करते हैं भारत और फ्रांस की। भारत और फ्रांस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन जी, आज ही ऐसे आपको पता है कि 26 जनवरी है आपका, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर वो मुख्य अतिथि हमारे देश के बुलाए गए थे, आमंत्रित किए गए थे और वो आए हैं भी, ठीक है। 13 से 14 जुलाई के मध्य आपके कहते हैं फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए थे, ठीक है। छठी फ्रांस यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी जी की ये। यहाँ पर इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ये 25वीं वर्षगांठ है, ये भी आपको ध्यान देना है। भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न, ये आपको ध्यान देना है। फ्रांस की प्रधानमंत्री कौन है, एलिजाबेथ बॉर्न है। इनके मध्य द्विपक्षीय बैठकें होती हैं। पेरिस स्थित एलिसी पैलेस में ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर यहाँ पर सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। ये आपका फ्रांस का सम्मान है, ये भी आपको ध्यान देना है। फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, यानी सम्मान दिया गया है। यहाँ पर देखिए फ्रांस में एक बेस्टिल दिवस मनाया जाता है, किस दिन, 14 जुलाई को, फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में। इस पर मुख्य अतिथि के रूप में भी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। बेस्टिल डे परेड में जो है एक सैन्य बैंड के नेतृत्व जो है भारतीय सेना द्वारा भी किया गया था, जिनमें तीनों अंग नौसेना, वायुसेना और आपकी क्या कहते हैं थल सेना तीनों गई थी। इसकी 241 सदस्यीय टुकड़ी ने प्रतिभाग लिया है, ठीक है। बेस्टिल डे पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री जी दूसरी बार गए हैं। 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो आपके थे मनमोहन सिंह जी, वो आपकी इस बेस्टिल डे परेड में शामिल हुए थे, भी आपको ध्यान देना है। भारत का नया महावाणिज्य दूतावास कहाँ खोलने की बात की गई है, मार्सेय में खोलने की घोषणा कर दी गई है। फ्रांस द्वारा हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस खोलने की बात कही गई है, यानी भारत में जो है फ्रांस के द्वारा हैदराबाद में और फ्रांस में भारत के द्वारा मार्सेय में खोलने की बात कही गई है। भारत के UPI को फ्रांस में प्रयोग करने की सहमति मिल गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं NPCI जो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और आपके फ्रांस के लाइरा कलेक्ट के मध्य आपके ये समझौता ज्ञापित हो गया है। इसके तहत फ्रांस और यूरोप में भारत के UPI को क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक। फ्रांस में भारत के UPI के प्रयोग की शुरुआत सितंबर 2023 में हो चुकी है। आईफेल टावर से शुरुआत हुई थी। अब भारत और मिस्र की बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, जैसा कि आपको पता होगा 2023 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि आपके कौन थे, अब्दुल फतेह अल सीसी थे, ये आपके आए थे। और इसके बाद मिस्र में आपके प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं 24 से 25 जून 2023 के मध्य में। इस पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, देख सकते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की पहली मिस्र यात्रा है। 1997 के बाद आपकी क्या कहते हैं भारतीय प्रधानमंत्री पहले आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा पर गया है, ठीक। भारत ने जो है दार अल इफ्ता में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की बात कही है। कहाँ पर, दारुल इफ्ता में, ये आपको ध्यान देना, सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन आता है। दारुल इफ्ता की बात करते हैं, इस्लामिक विधि अनुसंधान हेतु मिस्र का एक सलाहकारी निकाय है।
यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बात की गई है। और आपके मिस्र में भी आपके देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द नाइल का अवार्ड दिया गया है मिस्र के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को। ठीक है, मिस्र का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब पहले भारतीय हैं प्रधानमंत्री मोदी जी इसे पाने वाले हैं। भारत और आपके क्या कहते हैं मिस्र के 75वीं वर्षगांठ है दोस्ती की, ये भी आपको ध्यान देना है। भारत अमेरिका की बात कर लेते हैं। भारत और अमेरिका की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के राजकीय यात्रा थी ये, मोदी जी की ये आपकी पहली राजकीय यात्रा थी, ये भी आपको ध्यान देना। 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं लेकिन ये पहली राजकीय यात्रा है। ठीक है, इसके पहले आपके 6 बार अमेरिका का दौरा किया है, लेकिन सभी यात्राएं द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका यात्रा की शुरुआत आपके न्यूयॉर्क से हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ लॉन में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आपको पता होगा 21 जून को आपके क्या कहते हैं योगा डे मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, स्टार्ट कब से होता है आपका, स्टार्ट होता है 2000 कब से 9 है तो आप इसे देख सकते हैं कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपको 2015 से स्टार्ट होता है। इसकी थीम क्या है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, यहाँ पर जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बन जाता है क्योंकि यहाँ पर ये संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र चलता है। 135 देशों से अधिक देशों के हजारों लोगों ने इस पर भाग लिया था। ठीक, अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करते हैं नरेंद्र मोदी जी, यानी वहाँ की जो संसद है जिसे आप कांग्रेस कहते हैं उसे उन्होंने संबोधित भी किया था। ठीक है, 2016 में इसके पहले वो अब कांग्रेस को संबोधित कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए देख सकते हैं भारत आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश भारत बन गया है। आर्टेमिस समझौता जो है मूलतः 13 अक्टूबर 2020 को हस्ताक्षरित हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना। आर्टेमिस मिशन ये आपका नासा का मिशन है, ये भी आपको ध्यान देना है। इस समझौते के 8 संस्थापक देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके और अमेरिका। ठीक है, ये कहे के लिए है, इस नागरिक अंतरिक्ष सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन को दिशा देने के लिए ये आपका क्या कहते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं निसार की बात करते हैं। इसरो और नासा का ज्वाइंट वेंचर है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। ये संयुक्त उपग्रह मिशन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना। भारत में खनिज सुरक्षा साझेदारी जिसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नवीनतम भागीदार भारत देश बन गया है। ज्ञातव्य हो एमएसपी का शुभारंभ जून 2022 में हुआ था। भारत के अतिरिक्त अन्य 12 देश भी हैं जो एमएसपी में शामिल है। इसके अतिरिक्त यूरोपियन यूनियन भी एमएसपी का भागीदार है। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, ब्रसल्स में, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान देना भारत अमेरिका रक्षा त्वरित संयंत्र जिसे इंडस यक्स कहते हैं, ये आपका इकोसिस्टम को लॉन्च किया गया है। इंडिया यूनाइटेड स्टेट डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस यक्स हो गए। इसके बाद आपकी देख सकते हैं इनके मध्य संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन को सुगम बनाने की बात कही गई है। अमेरिका द्वारा भारत में 2 नए दूतावास खोले जाएंगे वाणिज्यिक, ये दूतावास बेंगलुरु और अहमदाबाद में खोले जाएंगे। भारत द्वारा अमेरिका के सिएटल पर नए दूतावास को खोला जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। भारत द्वारा अमेरिका में सिएटल में और यूएसए द्वारा भारत में आपके बेंगलुरु और अहमदाबाद में खोला जाएगा। अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर स्थापित की जाएगी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान देना है। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में है तमिल अध्ययन चेयर को खोला जाएगा। शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी, ये भी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। 1893 में विवेकानंद जी यही शिकागो सम्मेलन में जाते हैं और वहाँ पर भाषण देते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। इसके बाद देखिए भारत और सर्बिया की बात कर लेते हैं। यह है सर्बिया की बात करें, सर्बिया के राष्ट्रपति कौन है, अलेक्जेंडर ऊसिच, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, वहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट अवाला है आपका। माउंट अवाला कहाँ स्थित है, आपके क्या कहते हैं, कहाँ है, ये आपका स्थित है आपका सर्बिया में, ये भी आपको ध्यान देना है। माउंट अवाला यहाँ पर क्या स्थित है, मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, ये आपको ध्यान देना है। भारत और सूरीनाम की बात कर लेते हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति आपके चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के पश्चात मुर्मू जी की यह पहली राजकीय यात्रा थी, ये भी आपको ध्यान देना है। राष्ट्रपति हमारी कौन है आपकी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनकी ये यात्रा थी, पहली राजकीय यात्रा थी सूरीनाम में, इसलिए आपको महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के द्वारा पहली राजकीय यात्रा विदेश में सूरीनाम, और वहाँ के आपके क्या कहते हैं राष्ट्रपति कौन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, ये आपको ध्यान देना है। आगे क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए,
सूरीनाम के राष्ट्रपति 17वें प्रवासी दिवस पर मुख्य अतिथि के प्रवासी दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्या महत्वपूर्ण है यहाँ के आप देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार आपका दिया गया है। ये आपको ध्यान देना, ये आपका कहाँ का है, सूरीनाम का ये सम्मान है जो आपके द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। अब बात करते हैं भारत और नेपाल की। भारत और नेपाल की बात करते हैं। नेपाल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है आपके, पुष्प कमल दहल है प्रचंड, ये आपको ध्यान देना है। ये भारत की आधिकारिक यात्रा इन्होंने संपन्न की थी, द्विपक्षीय पहली यात्रा है इनकी। एक लंबी अवधि ऊर्जा पावर ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इसमें आगामी 10 वर्षों में भारत द्वारा नेपाल में 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा के आयात का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करते हैं मोतिहारी जो आपके बिहार में है और अमेलगंज आपके नेपाल में है। इनके मध्य आपका पाइपलाइन एक पेट्रोलियम की पाइपलाइन यहाँ पर डाली जा रही है, चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया है, ये भी आपको ध्यान देना। भारत और ऑस्ट्रेलिया की भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। अमेरिका के वो ऑस्ट्रेलिया के आपको क्या कहते हैं प्रधानमंत्री इस समय कौन है, एंथनी एल्बनीज हैं। ठीक है, इन्होंने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। एल्बनीज की पहली आधिकारिक यात्रा, ये भी आपको ध्यान देना है। होली के दिन श्री एल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे थे। आपने वीडियो भी देखी होंगी, वीडियो फोटो, जो अच्छे से वो होली भी मना रहे थे। यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जो आपके अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच को ये दोनों उपस्थित हुए थे, इसलिए ये आपका महत्वपूर्ण बनता है, ये भी आपको ध्यान देना है। और इसी के माध्यम से प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन की भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि आपके दिल्ली में हुआ था। भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती की यहाँ पर घोषणा की गई है, ये भी आपको ध्यान देना है। 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ है। डीकिन विश्वविद्यालय की बात करते हैं, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। कौन सा, डीकिन, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये कहाँ पर खोलने वाला है, गिफ्ट सिटी गुजरात में, यानी आपके गिफ्ट सिटी आपका कहाँ है, गांधीनगर में, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं भारत और भूटान की। भूटान नरेश आपके कौन है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है, ये आपको ध्यान देना है। भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु भारत इनकी सहायता करेगा, ये आपको ध्यान देना है। भूटान में भारत के सहयोग से मांग देछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया, ये आपको ध्यान देना है। मांग देछू जल विद्युत परियोजना आपकी कहाँ की है, भारत की सहायता से आपकी भूटान की ये परियोजना है, ये भी आपको ध्यान देना। भारत और भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना है, सीमा पारी क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है, ये भी आपको ध्यान। ये रेल लिंक कोकराझार असम को गेलेफू आपके क्या कहते हैं भूटान से जोड़ने का काम करके, ये भी आपको ध्यान देना है। ये भारत और भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं भारत और इटली की। बहुत फेमस आपकी इटली की हमारी प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी जी। बहुत आपने देखे होंगे वीडियोज शॉर्ट्स में, सब चीज़ आपने देखी होगी, जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी जी की जुगलबंदी को। 8वीं रायसीना संवाद होता है आपका ये, ठीक है। रायसीना संवाद में ये आपके मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में आते हैं, ये आपको ध्यान देना है। रायसीना हिल्स आपकी कहाँ है, रायसीना हिल्स पर ही आपका प्रेसिडेंट ऑफिस है, ये आपको ध्यान देना है। रायसीना हिल्स आपके अरावली का ही भाग है, ये भी आपको ध्यान देना है। 2023 में भारत और इटली की 75वीं वर्षगांठ है उनकी साझेदारी की। इनके मध्य स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्तर को अपग्रेड करने की बात कही गई है, भी आपको। और आपको ये भी ध्यान देना है, इटली जो है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये आपका जो कहाँ का है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का है। इसको छोड़ने का भी काम किया है आपकी इसने, और साथ ही में एक और देश ने किया है आपका, वो देश कौन सा है, फिलीपींस है, ये भी आपको ध्यान देना है। फिलीपींस और इटली ने दोनों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ दिया है। भारत और जर्मनी की बात कर लेते हैं। जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्ज हैं, ठीक है। इन्होंने भारत की राजकीय यात्रा को संपन्न किया है, ये बेंगलुरु गए थे, ये भी आपको ध्यान देना है। सोल्ज की जो है ये पहली भारतीय यात्रा है। हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में ये भारत आए थे, इसके पूर्व 2012 में जब आए थे तो हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में आए थे। इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन मैकेनिज्म की शुरुआत करने की बात यहीं पर कही गई थी 2011 में जब ये आए थे। इसके पहले भी 2012 के पहले 2011 में आए थे, जब ये इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन मैकेनिज्म शुरू होने के बाद जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा, ये भी आपको ध्यान देना है, वर्तमान में जब आए हैं।
अब देखिए बात करते हैं भारत और मिस्र की। अब्दुल फतेह अल सीसी की भारत में, देखिए वो भारत में आपके भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वहाँ, वहाँ से यहाँ आए थे आपके क्या कहते हैं अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे। ये भी आपको ध्यान देना, जैसे कि आप देखिए 24 से 27 जनवरी 2023 की बात करते हैं, ये पहले घटना होती है, इसके बाद हो जाते हैं मोदी जी। ठीक है, 74वें गणतंत्र दिवस पर सीसी जो है आपके मुख्य अतिथि रहते हैं। ठीक है, पहला अवसर था जब मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र की सेना की एक टुकड़ी भी थी जिसने गणतंत्र दिवस परेड पर भाग भी लिया था, ये भी आपको ध्यान देना है। G20 की अध्यक्षता के दौरान आपके क्या कहते हैं मिस्र को अतिथि देश भी बनाया गया था और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में भी इन्हें उन्नत करने की, अपग्रेड करने की उससे बात कही गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत बांग्लादेश मैत्री आप देखिए ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद भारत और बांग्लादेश की बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की जो है यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। ये आपको तो भारत और बांग्लादेश के मध्य बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन आपकी है ये IBFP इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ठीक, यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थापित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। आपको ध्यान देना, इसकी लंबाई कितनी है 131.57 किलोमीटर है। अब देखिए बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये देश महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण की बात करते हैं, गरबा की बात करते हैं। गरबा को जो है मानवता के एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल करें। गरबा आपका कहाँ है, गुजरात का, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, यूनेस्को एक संस्था है जिसके आपकी इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की 18वीं वार्षिक बैठक होती है। कहाँ होती है, कसाने बोत्सवाना में होती है। यहाँ पर 51 नई विरासतों को यहाँ पर शामिल किया जाता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। 140 देशों की 693 विरासतें जो हैं इस पर शामिल हो चुकी हैं। 51 नई विरासतों में से 45 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया, जबकि 6 विरासतों को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग में शामिल किया गया है। इस पे जो है देख सकते हैं गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची के रूप में शामिल किया गया है। गरबा जो है भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। गरबा शब्द संस्कृत गर्भदीप से उत्पत्ति हुई है, ये भी आपको ध्यान देना। यह मटका मानव शरीर का प्रतीक है और उसके अंदर जलता हुआ दीपक दिव्य आत्मा का प्रतीक है। गरबा जो है अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है जो हिंदू त्योहार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। ये आपको ध्यान देना, गरबा कब किया जाता है, नवरात्रि के समय किया जाता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, गरबा की स्थापना जो है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए चारों ओर घूम घूम कर नृत्य किया जाता है, इस नृत्य को गरबा कहा जाता है। ये चीज हो गई। इसके बाद बात करते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की बात करते हैं। देखिए 15 जो आपकी कौन, देखिए रामलीला आपकी रामायण की परंपरागत प्रस्तुति है जो आपकी 2018 में हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। वैदिक मंत्रोच्चार को 2018 में शामिल किया गया था। कुटियतम संस्कृत नाट्यशाला, ये भी आपकी शामिल हुई थी। रम्मन हो गया, गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है। मुडियट्ट, ये भी आपको मुडियट्टू कहाँ की है, केरल का अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच है। ठीक है, ये नहीं आपको ध्यान देना है कब कब शामिल, लेकिन आपको ध्यान देना है किस क्षेत्र से संबंधित है। मुडियट्टू आपके केरल से संबंधित है। कालबेलिया जो है राजस्थान का लोकगीत और नृत्य है, ये भी आपको। छाऊ नृत्य की बात करते हैं, पूर्वी भारत का है ये। ठीक है, जो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में काफी प्रचलित है। बौद्ध मंत्राचार लद्दाख का जो है ये आपका फेमस है, जम्मू और कश्मीर में है। ठीक, संकीर्तन की बात करते हैं, मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन है। पंजाब के जांडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए गए बर्तनों की शिल्पकला यहाँ पर शामिल है। योग 2016 में शामिल किया, ये आपको ध्यान देना है। नवरोज जो है पारसी लोगों का ये नववर्ष होता है। ठीक है, नवरोज त्योहार, ये आपको ध्यान देना है। कुंभ मेला 2017 में शामिल होता है और आपका कोलकाता की दुर्गा पूजा आपके 2021 में शामिल होता है। इसके बाद आपका गरबा जो है आपका गुजरात का ये शामिल हो जाता है। आगे बात करते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक की 2024 में। ठीक, इसकी बात करते हैं हम जलवायु की। ये आप देख सकते हैं, इसकी 4 श्रेणियां हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति, इन 4 श्रेणियों को इसमें शामिल किया जाता है। यह आपका क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से इस सूचकांक को जारी किया जाता है। यह सूचकांक का 19वां संस्करण है, ये भी आपको ध्यान देना है। डेनमार्क जो है 4थे स्थान पर आया है, पहला, दूसरा, तीसरे पर कोई नहीं आया है, ये आपको ध्यान देना है।
सऊदी अरब अंतिम स्थान पर आए। विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश चीन पिछले वर्ष के समान 51वें स्थान पर बना हुआ है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, पहला देश यह कि आपका चीन है, दूसरे स्थान पर आपका USA है। ठीक, यानी आपका लास्ट की बात खो जाएगी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा CO2, यहाँ पर देखिए विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक मुझे चाइना जो कि 51वें स्थान पर है। ठीक है, अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक अमेरिका है, जो 57वें स्थान पर है। बात करते हैं यहाँ पर G20 देशों की, तो भारत का स्थान जो है यहाँ पर 7वें स्थान पर है। ठीक है, यह आपको ध्यान देना है। जलवायु परिवर्तन पर जो सूचकांक निकली हुई है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन करने पर भारत जो है टॉप 10 में आता है। भारत 7वें स्थान पर आता है, पहले दूसरा तीसरा किसी को नहीं मिलता। चौथे स्थान पर डेनमार्क आता है, जर्मनी 14वें, यूरोपीय यूनियन आपको 16वें स्थान पर आता है। ये आप देख सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे पर किसी को नहीं मिलता है, पहला और चौथा स्थान डेनमार्क को मिलता है। और यहाँ पर क्या है महत्वपूर्ण आपके लिए, अंतिम स्थान सऊदी अरब का, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक चीज़ और हो, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर और चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। देखिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शीर्ष देश आपका फिलीपींस है, चौथा स्थान इसने प्राप्त किया है नवीकरणीय ऊर्जा में। ये आपके लिए भी आपको महत्वपूर्ण नहीं होता ना। ठीक है, भारत अगर होता तो बात होती। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात करते हैं। भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र भारतीय जिन्हें वर्ष 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था। ये आपको ध्यान देना है। 14 और 16 में क्या कहते हैं ऑनलाइन रीडर्स पोल के विजेता भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को घोषित किया गया था। ये भी आपको ध्यान देना है, लेकिन ये आपके ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता थे। ठीक, 1930 में आपके भारत के एकमात्र हैं आपके कहते हैं गांधी जी। इसमें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आपका किसे दिया गया है, तो टेलर स्विफ्ट को आप कहते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। ये आपकी गायिका है अमेरिकी, आपने नाम सुना होगा। 2017 में टाइम पत्रिका ने द साइलेंट ब्रेकर्स नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, जिसमें ये आपका कोई मतलब नहीं है इतना खास। द साइलेंट ब्रेकर्स की बात कर लेते हैं। समूह ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई थी उन्होंने। ठीक है, टेलर स्विफ्ट के पर्सन ऑफ द ईयर कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली पहली महिला बन गई हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर CEO ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, सैम आल्टमैन को, जो कि ओपन AI के CEO हैं, ये आपको ध्यान देना है। एथलीट ऑफ द ईयर आपके टाइम पर्सन में किसे दिया गया है, लियोनल मेसी को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स नेवल को दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बात कर लें नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं, जो आपकी अमेजन नदी डॉल्फिन है, सिंधु नदी डॉल्फिन है, गंगा नदी डॉल्फिन है, इरावदी नदी डॉल्फिन है, तुकजी नदी डॉल्फिन है और यांगजे फिनलैंड प्रोपोजी ये आपकी डॉल्फिन शामिल है। 7वीं डॉल्फिन की प्रजाति बैजी या चीनी डॉल्फिन भी कहा जाता था, 2006 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ये आपको ध्यान देना है। वर्तमान में डॉल्फिन कितनी प्रजातियां, 6 प्रजातियां हैं। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 के हस्ताक्षरकर्ता आपके 11 देश हैं, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। अब देखिए बात करते हैं QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रैंकिंग जारी की गई है 11 संकेत इंडिकेटर्स के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। यह 16वां संस्करण है। यहाँ पर इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत 148 के हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 30 अधिक है। ये भी आपको ध्यान देना, पिछले वर्ष 118 थे, इस बार 148 है। सर्वश्रेष्ठ एशिया के जो है आपको कौन सा है, पेकिंग विश्वविद्यालय जो कि चीन का है। दूसरा आपका हांगकांग है, बस आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद भारत की बात करते हैं तो 40वें स्थान पर है एशिया में IIT बॉम्बे जो महाराष्ट्र में है। 46वें स्थान पर है IIT दिल्ली, यहाँ पर आपका IIT कानपुर आता है 63 नंबर पर। ये आपको बस ध्यान देना है। 40वें स्थान पर है IIT बॉम्बे। भारत की बात करते हैं तो टॉप में है आपके IIT बॉम्बे पहले स्थान पर, दूसरा IIT दिल्ली का है। यदि एशिया स्तर पर बात करें 40वें स्थान पर है IIT बॉम्बे और उसके बाद 46वें स्थान पर है IIT दिल्ली। रूस CFE संधि से बाहर हो गया है। CFE क्या है, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज इन यूरोप की बात करते हैं। ये 1990 पर हस्ताक्षरित की गई थी, ये भी आपको ध्यान देना है। 1992 में लागू हुई थी। कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, जिसे उस समय नाटो या वार्सा पैक्ट के सदस्य थे। वार्सा पैक्ट आपको पता होगा, वार्सा पैक्ट जो आपका क्या कहते हैं, ये आपका रशिया के द्वारा बनाया गया, जो उस समय USSR हुआ करता था। और ये जो नाटो है, नाटो आपका कब बनता है, नाटो आपका 1949 में बनता है। ये अमेरिका का संगठन है, आपका रक्षा संगठन है, जो कि
जो कि यूरोपीय यूनियन के भी सदस्यों को मिलाकर बनता है आपके रशिया के खिलाफ। यहाँ पर देशीय CFE की संधि से बाहर होने के कारण संधि के डिपॉजिटरी नीदरलैंड और अन्य पक्षकार देशों को सूचित किया गया था। यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण उतना कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें, इस संधि का जो उद्देश्य था, दोनों सैन्य राजनीतिक गठबंधनों एवं वार्सा संधि संगठन के सदस्य राष्ट्रों के पारंपरिक सशस्त्र बलों के मध्य संतुलन को सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। इसके माध्यम से पारंपरिक हथियार और उपकरणों की संख्या को सीमित करने की बात कही गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस हो गया, इससे बाहर हो गया है। और ये 1990 में साइन किया गया था CFE और आपको 1992 में लागू हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। ग्वालियर एवं कोझिकोड जो है UCCN में शामिल हो गए। UCCN क्या है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का सृजन जो है आपका कब किया? 2004 में। यह आपको ध्यान देना है। इन 2004 में क्या होता है, ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने की बात की थी जिनमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरणीय स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक रणनीतिक फैक्टर के रूप में क्रिएटिविटी को बढ़ाने की बात, मान्यता देने की बात कही गई थी। इस पर 7 रचनात्मक क्षेत्र आच्छादित किए गए थे। शिल्पकला है, मीडिया आर्ट है, फिल्म है, डिजाइन है, पाक कला है, ये आपकी चीजें थी। इसमें और क्या महत्वपूर्ण, यहाँ आप देख सकते हैं 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं इस समय आंद्रे अजोले, ये आपको ध्यान देना है। यूनेस्को की आपकी क्या कहते हैं हेड इस समय कौन है? आंद्रा अजोले। भारत के 2 शहर हैं, कोझिकोड आपका, ग्वालियर। कोझिकोड आपका कहाँ है? केरला में है, और ग्वालियर आपका MP में है, ये आपको ध्यान देना है। ग्वालियर जो है आपके क्या कहते हैं संगीत के क्षेत्र में, कोझिकोड जो है साहित्य क्षेत्र में यूनेस्को के इन रचनात्मक शहरों नेटवर्क में शामिल हुए हैं, ये आपको ध्यान देना है। 2015 में आपको क्या कहते हैं जयपुर शिल्प और लोक कला श्रेणी में, वाराणसी संगीत के क्षेत्र में, चेन्नई संगीत के क्षेत्र में 2017 में, 2019 में मुंबई फिल्म के क्षेत्र में, मुंबई 2019 में। ग्वालियर को जो है शहर को यूनेस्को ने संगीतों के शहर के रूप में मान्यता दी है, ये भी आपको ध्यान देना है। ग्वालियर किनके लिए फेमस है? संगीत सम्राट तानसेन, जिन्हें रामतनु पांडे भी कहते हैं, और बैजू बावरा के लिए ये फेमस है, ये भी आपको ध्यान देना। कोझिकोड को साहित्य का शहर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। कोझिकोड वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव की स्थायी आयोजन स्थल है, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं इजराइल फिलिस्तीन विवाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इजराइल फिलिस्तीन में उतना कुछ महत्वपूर्ण है, बस आपको ध्यान देना। हमास एक सैन्य संगठन है, ठीक है। यहाँ पर ये हमास जो है ये अपने यहाँ पर हमास आपका किस तरफ है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। गाजा पट्टी तरफ ये हमास है, और वेस्ट बैंक जो है आपका है उस तरफ ये निवास नहीं करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फिलिस्तीनी जो है आपके गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। गाजा पट्टी की तरफ आपके हमास रहते हैं, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है हमास को भारत आतंकवादी संगठन नहीं मानता, लेकिन इजराइल है, USA इसे मानते हैं, ठीक है। यरूशलेम स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी बने, ऐसा उनकी मांग है। इसके बाद बात करते हैं और क्या मतलब, यहाँ पर आपको मैप याद कर लेना है इसका, ठीक है। इजराइल के आसपास के, जैसे आपके इजराइल के आसपास लेबनान पड़ता है, सीरिया पड़ता है, ईरान है, और आपका जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया, और आपका फिलिस्तीन हो गया, यहाँ पर आपकी डेड सी भी पड़ती है, ठीक है, जॉर्डन सी पड़ती है, और आपका भूमध्य सागर पड़ता है। ये सब आपको मैप में देख लेना है इसको, ठीक है, ये बस आपको ध्यान देना है। यहाँ पर इजराइल में जो आपका हमला किया गया था फिलिस्तीन की तरफ से, उसे ऑपरेशन अलक्सा फ्लड कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर अलक्सा मस्जिद आपकी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके इजराइल के जेरूशलम में स्थित है, और इसके जवाबी कार्यवाही में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स आपका स्टार्ट किया जाता है इजराइल के द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, बस हो गया, ठीक। और आपके यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण, ये आपको ये महत्वपूर्ण, इजराइल में जो भारत के फंसे थे उनके लिए ऑपरेशन अजय भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उन्हें वापस लाने के लिए। धोर्डो बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। बेस्ट टूरिज्म विलेज की बात करते हैं, UNWTO की एक पहल है, इसके माध्यम से यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यहाँ पर इस पहल को जो है 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। टूरिज्म रूरल डेवलपमेंट को क्या कहते हैं बढ़ाने के लिए, वहाँ पर जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की यहाँ पर सूची निकाली गई थी। यहाँ पर कुल 54 गांवों को जो है फाइनल किया गया था। इस पर जो है धोर्डो जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, इसे शामिल किया गया है। कच्छ के महान रण में स्थित धोर्डो वार्षिक रण उत्सव का आयोजन के लिए प्रसिद्ध। या पुनः रण उत्सव कहाँ होता है ये आपको ध्यान देना है। रण उत्सव आपके गुजरात के जिले में कच्छ में होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, 2021 में बात करते हैं तो पोचमपल्ली आपके तेलंगाना को भी यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया गया था।
पोचमपल्ली की बात करते हैं, इसे भारत का सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना महत्वपूर्ण है। 2023 में भारत के मंडला मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया है। 2022 में खुनोमा कोहिमा नागालैंड का चयन अपग्रेड कार्यक्रम में भाग लेने हेतु किया गया था, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर वैश्विक पेंशन सूचकांक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पेंशन सूचकांक को आपके क्या कहते हैं, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक ये जारी किया गया है। ठीक है, इसके अनुसार जो कहते हैं विश्व में सर्वश्रेष्ठ कौन है, आपके नीदरलैंड है, आइसलैंड, डेनमार्क और इजराइल आते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए देख सकते हैं, नीदरलैंड आपका टॉप में आता है। भारत के यहाँ पर 45वां स्थान मिला है पेंशन सूचकांक में, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, भारत का स्कोर 44.4 था। वैश्विक भूख सूचकांक की बात कर लेते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, इसे आप क्या कहते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वैश्विक भूख सूचकांक की यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ 4 संकेतक शामिल है, ये आपको ध्यान देना है। अल्प पोषण और आपका बाल दुबलापन यानी चाइल्ड वेस्टिंग और आपका चाइल्ड स्टंटिंग जिसे ठिगनापन कहते हैं, और बाल मृत्यु दर को 4 चीज इसमें शामिल है, ये आपको ध्यान देना है। अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर, यहाँ 4 चीजें शामिल होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 18वां संस्करण है। ठीक है, इसे जारी किसके जो द्वारा किया जाता है, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे 125 देशों की गणना की जाती है। ठीक है, यहाँ पर भारत की बात करते हैं हम, यदि भारत की बात करते हैं, भारत की रैंक कितने, ये आप देख सकते हैं, भारत की रैंक 111 है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत की रैंक इसमें कितनी 111 है, जो कि बहुत ही खराब रैंकिंग आप कह सकते हैं, 28.7। ठीक है, यहाँ पर सबसे लास्ट में आपका कौन सा है, सबसे लास्ट में है आपका यमन है, फिर मेडागास्कर है और मध्य अफ्रीका गणराज्य जाता है इसमें। यहाँ पर और क्या महत्वपूर्ण है, बस इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, हो गया। इसके बाद एक बात करते हैं हम, नोबेल पुरस्कार हैं आपके लिए, ठीक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कारों की बात करते हैं, 1901 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं 1901 से स्टार्ट हो गए थे यहाँ पर, लेकिन अर्थशास्त्र का जो नोबेल था उसे 1968 में स्टार्ट किया गया था, ये आपको ध्यान देना। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार 1969 में दिया गया था। ठीक, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का आपका 1969 से स्टार्ट हुआ था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, अर्थशास्त्र के नोबेल की बात करते हैं, यहाँ पर रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है इसे। यह पुरस्कार आपके किसको दिया गया है, गोल्डिन को दिया गया है, आपका अर्थशास्त्र का गोल्डिन। आप गोल्ड से याद करें, गोल्ड क्या अर्थशास्त्र से संबंधित है, ये सबसे महंगा होता है। ये याद करने के तरीके हैं, इसे आप ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें आपको क्लॉडिया गोल्डिन को ये दिया गया है अर्थशास्त्र का। ठीक, इन्हें आपके गए थे, इतना महत्वपूर्ण है। इसके बाद इन्होंने किया क्या है, ये एक पहली ऐसी महिला विजेता है जिन्होंने यह पुरस्कार अकेले जीता है। ठीक है, जबकि पहली 2 महिला विजेताओं ने यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जीता था, जो पहले आए थे। ठीक है, ये जो गोल्डिन है ये आपकी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में है। इन्होंने किया क्या है, लेबर मार्केट के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए काम किया है। इसके लिए इन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल इन्हें मिला है, लेबर मार्केट से संबंधित है। ठीक, वर्ष 1990 में इनकी एक पुस्तक थी, अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन, इन्होंने बुक निकाली थी, ये आपके लिए ध्यान देना है। वर्ष 2021 में इनकी बुक थी करियर एंड फैमिली। ठीक, इन्होंने लैंगिक वेजेस यानी आपका जेंडर वेज गैप की बात यहाँ पर कही गई थी। नोबेल शांति की बात करते हैं, यहाँ पर ईरान की है नरगिस मोहम्मदी। ईरान में जैसे कि आपको पता होगा ये महिला है, जहाँ पर वो क्या कहते हैं ओढ़ने की प्रथा को खत्म करने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये ईरान की महिला है नरगिस मोहम्मदी, जो आंदोलन चल था उस ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, नोबेल शांति आपको याद हो जाना चाहिए, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस जो है कैद में है, ये भी आपको ध्यान देना है। ईरान की दूसरी महिला है। ठीक है, ईरान की सीरीद एबेदी को 2003 में मिल चुका है। अब बात करते हैं हम साहित्य की बात करते हैं। अर्थशास्त्र का गोल्डन को मिला है, और आपके क्या कहते हैं शांति का आपके किसे मिला है, शांति का क्या कहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं किसे मिला है, नरगिस को, नरगिस मोहम्मदी। ठीक, साहित्य की बात कर लेते हैं। नॉर्वेजियन लेखक है जॉन ओलावा फांसे को प्रदान किया गया है। ठीक है, साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है, जॉन ओलावा फांसे को। ठीक है, इनकी
उन्होंने यह पुरस्कार अपने अभिनव नाटकों और गद्य के लिए प्राप्त किया है जो अनकही भावनाओं को आवाज देते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर नॉर्वेजियन नाइनोनॉर्स्क भाषा का एक साहित्य लिखी है, और इस यहाँ पर दोस्तों आपका जो है जॉन ओलिवर फॉन्से हो गए, ठीक है। नॉर्वेजियन नाइनोनॉर्स्क ये हो गए, ठीक है। इसके बाद 1983 में प्रथम उपन्यास इनका क्या था, राउट्स स्वार्ट, ये आपका है। और यहाँ पर रेड ब्लॉक, इन्होंने रेड ब्लैक प्रकाशित हुआ था, ये आपको। जॉन फॉन्से की बात करते हैं, इन्होंने फोसे मिनिमलिज्म के रूप से जाना गया था। अब बात करते हैं हम रसायन की बात करते हैं। केमिस्ट्री में किसे दिया गया था, केमिस्ट्री में 3 लोगों को दिया गया, ये आपको ध्यान देना है। मैगी जुबवंडी है, लुइस डी ब्रूस है, एलेक्सी आई एक्imoव है। तो मैगी में आपको पता है रसायन होता है। लुइस आपको ध्यान देना है, लुइस ई ब्रूस, लुइस जो है आपके केमिस्ट्री से संबंधित होते हैं, ये आपके, ठीक है। एलेक्सी, ठीक है। मैगी, लुइस, एलेक्सी, आप ऐसे ध्यान कर लीजिए, आपको जहां ऑप्शन दिखेंगे तो आपको ध्यान आएगा ये आपके कहे से संबंधित है, ये आपके केमिस्ट्री से संबंधित। इनको क्यों मिला है, क्वांटम डॉट्स की खोज करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान देना है। इन्होंने तीनों वैज्ञानिकों नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बीज का रोपण किया है, ये आपको ध्यान देना है। कंप्यूटर डॉट्स का वर्तमान में प्रयोग आपके क्यूलेट तकनीक पर आधारित कंप्यूटर मॉनिटर एवं टेलीविजन स्क्रीन को प्रकाशित करने में किया जाता है, ये भी आपको महत्वपूर्ण है। इनका प्रयोग एलईडी लैंप में भी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। भौतिकी के नोबेल की बात करते हैं। भौतिकी का नोबेल जो है यहाँ पर दिया गया है 3 लोगों को, इन्हें भी दिया गया है। वो 3 लोग कौन है, पियरे आगोस्टिनी, और आपके कौन है, पियरे आगोस्टिनी हो गए, फेरेंक क्राउच हो गए, और एनी एल हुइलियर है, ये आपको ध्यान देना है। कौन कौन से, पियरे आगोस्टिनी, फेरेंक क्राउच, एनी एल हुइलियर। इन्हें क्यों दिया गया है, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता में अध्ययन करने के लिए इन्हें दिया गया है। एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के लिए प्रयोगात्मक तरीकों की खोज करने के लिए इन्हें दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक एटोसेकेंड आपका 10⁻⁻18 सेकंड के समतुल्य होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। चिकित्सा के नोबेल की बात करते हैं, 2 लोगों को दिया गया है, कैटालिनो कार्को और डू वीसमैन को दिया गया है। कैटालिना कार्को और डू वीसमैन, इन्हें कोविड-19 के विरुद्ध आपके mRNA वैक्सीन को बनाने के लिए दिया गया है। mRNA टीका वैक्सीन जो है बनाई गई है, उनके आधार पर दिया गया है। इनको न्यूक्लियोसाइड आधार पर संशोधनों से संबंधित खोजों के लिए प्रदान किया गया है, ठीक। और आपके लिए आगे क्या महत्वपूर्ण है, इतना हो गया। इसके बाद यदि बात करते हैं हम, बस हो गया, इतना हो गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात कर लेते हैं। नवाचार सूचकांक की बात करते हैं, विपो के द्वारा यह जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह जारी किया जाता है। द पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट के द्वारा भागीदारी के माध्यम से इसे जारी किया जाता है, ठीक है। वैश्विक नवाचार की बात करते हैं, यहाँ पर टॉप में आपका स्विट्जरलैंड है, ठीक। स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका है। अब भारत की यहाँ पर रैंक की बात करते हैं, भारत की रैंक यहाँ पर 40वीं है, ये आपको ध्यान देना है इनोवेशन में, ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत के सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है, ठीक। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, विद्युत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स की बात कर लेते हैं। ये आपके क्या कहते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक के तहत 2003 में विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स की भी घोषणा की गई है। टोक्यो योकोहामा विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है, ठीक। इसमें भारत के 4 शहर शामिल हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। टाइम्स वैश्विक के विश्वविद्यालय रैंकिंग की बात कर लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की ये पत्रिका है जो कि आपकी जारी की जाती है। यहाँ पर आपके क्या कहते हैं 5 क्षेत्रों में विभक्त है। टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा 108 देशों को इसमें शामिल किया। 1904 हैं आपकी, यहाँ पर पहला स्थान किसे मिला है, ऑक्सफोर्ड को, ठीक है। अगर एशिया की बात करते हैं, जो आपकी क्यूएस है यूनिवर्सिटी, एशिया यूनिवर्सिटी आपकी निकली थी यूनिवर्सिटी की रैंक की, उसमें पेकिंग करके था, जो आपके चाइना से संबंधित था। अब वर्ल्ड की बात करते हैं, टाइम्स से वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग की बात करें तो पहला आपका ऑक्सफोर्ड है जो आपका यूके में है, दूसरा स्टैनफोर्ड जो आपकी अमेरिका में है। इस पे बात कर लेते हैं, भारत की कोई भी संस्था जो है 200 विश्वविद्यालय की सूची में शामिल नहीं है, ये के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का शीर्ष संस्थान आपको कौन है, आईआईएससी बेंगलोर है, ठीक। आईआईएससी बेंगलोर जो कि 201 से 250 रैंक के समूह में आता है।
और अन्य विद्यालय 501 से 600 के मध्य में चले जाते हैं, जो कि बहुत ही बेकार स्थिति है। उत्तर प्रदेश स्थित दो संस्थान है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। रैंक समूह 601 से 800 में अंतर्गत आते हैं, जो कि बहुत बेकार है भी। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल की बात कर लेते हैं। ग्लोबल साउथ शब्द का पहली बार प्रयोग 1969 में कार्ल ऑगोस्बी ने किया था। और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहाँ पर 23 सितंबर 2023 को भारत और संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल साउथ के लिए जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव को प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर जो है इंडिया यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर द डेवलपमेंट कार्यक्रम के दौरान ये बात कही गई है। इस कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री और 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, ये आपको ध्यान देना, 78वीं यूएन महासभा के अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस सहित मुख्य लोगों ने इसमें भाग लिया है। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों के क्षमता निर्माण को और विकास को बढ़ावा देने की बात कही गई है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें सत्र की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में महासभा का एक प्रमुख विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है संयुक्त राष्ट्र के। ठीक है, महासभा की जो बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं और क्या है महत्वपूर्ण, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एसडीजी विश्व सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। 20 सितंबर 2023 को क्लाइमेट एम्बिशन समिट आपका आयोजित किया गया। आपको ध्यान है, क्लाइमेट एम्बिशन समिट किसने आपके इसे संपन्न कराया है, तो यूनाइटेड नेशन असेंबली ने संपन्न कराई है, आपको ध्यान देना है। इसका विषय क्या था, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना है, ये आपका इसका थीम था। ठीक है, इसके जो हेड कौन थे, डेनिस फ्रांसिस है, ये आपको ध्यान देना है, यानी अध्यक्ष थे इसके। भारतीय विदेश मंत्री जो हैं इस पे यहाँ पर शामिल होने जाते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता कसाबा कोरोसी हंगरी के द्वारा की गई थी। भारत के 2 नए विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आपकी जारी की गई है। यहाँ पर ये आप देखेंगे यूनेस्को के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसकी बैठक सऊदी अरब में होती है, रियाद में 45वीं बैठक है। यहाँ पर आपके भारत के जो है एक शांति निकेतन और होयसल का पवित्र मंदिर समूह है, जो कि कर्नाटक में, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है और इसे आपके क्या कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित किया गया था। होयसल का पवित्र मंदिर आपके कर्नाटक में है। ठीक है, शांति निकेतन को 41वां और होयसल का मंदिर जो है इसे 42वां धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भारत में इस समय कुल कितनी हो गई, 42 विश्व धरोहर स्थल हो गई हैं। शांति निकेतन की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले पर स्थित है। ये 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को कार्य एवं दर्शन से जुड़ा हुआ। वर्ष 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती के नाम से एक विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया था। 1913 में इसकी स्थापना होती है। 1921 में विश्व भारती के नाम से विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 1951 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कर दिया जाता है। होयसल के मंदिर की बात कर लेते हैं, ये आपकी क्रमिक संपत्ति है। भारतीय राज्य कर्नाटक के निम्न 3 मंदिर इसमें शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं, चिन्ना केशव मंदिर आपका बेल्लूर हासन में है, होयलेश्वर मंदिर हालबिंदु हसन में है, केशव मंदिर सोमनाथपुर में है। ये आपको ध्यान देना है, चिनका से होयलेश्वर और केशव तीनों शामिल हैं इस पर। ठीक है, इसका निर्माण आपको होयसल राजवंश के द्वारा किया जाता है। चिन्न केशव भगवान विष्णु का एक रूप है। यह मंदिर भगवान विष्णु को ही समर्पित है। ठीक है, होयलेश्वर मंदिर आपका भगवान शिव को समर्पित है, यह महत्वपूर्ण है। केशव मंदिर आपका एक वैष्णव हिंदू मंदिर है जो कावेरी नदी के किनारे बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, ये चीज़ें, ये सांस्कृतिक स्थल आपकी टोटल घोषित हुए हैं जो आपकी 42 हैं। यहाँ पर देखिए इनके आपको स्थान बस याद कर लेना है। ठीक है, आपको और कुछ नहीं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगरा किला यूपी में, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा भी महाराष्ट्र में, ताजमहल आपके क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में, महाबली ताजमहल का आपको ध्यान देना 1983 में है। ठीक है, अजंता 1983, आगरा किला 1983, सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में है उड़ीसा में, गोवा का चर्च ये आपको फतेहपुर सीकरी आपको उत्तर प्रदेश में, हम्पी आपका कर्नाटक में, खजुराहो एमपी में, एलिफेंटा आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, पत्तदक्कल के स्मारक आपके कर्नाटक में, सांची आपका मध्य प्रदेश में है, हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार भी आपका दिल्ली में है। ठीक है, भारत के पर्वतीय रेलवे को भी 1999, 2005 और 2008 में यहाँ पे देख सकते हैं। तो पर्वतीय रेलवे में दार्जिलिंग है, नीलगिरी है, कालका शिमला है। ठीक है,
बोध गया आपका बिहार में स्थित है, भीमबेटका आपके एमपी में है, ठीक है। चंपानेर आपके गुजरात में स्थित है। शिवाजी टर्मिनल्स की बात करते हैं महाराष्ट्र में। लाल किला परिषद दिल्ली। जंतर मंतर को 2010 में राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के पहाड़ी किले यहाँ पर। रानी की वाव आपका कहाँ है, गुजरात में महत्वपूर्ण है। नालंदा बिहार में। और आपके ली कार्बुजिए की वास्तुशिल्प कला आपकी चंडीगढ़ से संबंधित है, ठीक। जयपुर शहर को शामिल किया 2019 में। धौलावीरा आपके गुजरात में है, ठीक। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट, रामप्पा मंदिर आपका तेलंगाना में स्थित है। शांति निकेतन हो गया पश्चिम बंगाल 2023 में। और होसल, ये ठीक है। ये आपके 34 जो है आपके कौन से हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राकृतिक स्थल की बात करते हैं। प्राकृतिक काजीरंगा असम में है। केवलादेव राजस्थान में है। मानस असम। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। नंदा देवी उत्तराखंड। पश्चिमी घाट कर्नाटक केरल महाराष्ट्र तमिलनाडु। ग्रेट हिमालयन आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मिश्रित स्थल में आपका कंचनजंगा आता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण 2016 में शामिल किए गए थे। ये आपका मिश्रित स्थल है। ITUT की बात करते हैं। इंडिया हो गया, इजराइल, UAE और USA, इसका 4 देश इस पे शामिल है। इसकी बैठक होती है आपकी क्या कहते हैं, यह आपके क्या कहते हैं 22 सितंबर 2023 को इसकी बैठक होती है। ज्वाइंट स्पेस वेंचर की इसमें शुरुआत करने की बात कही जाती है। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की बात यहीं पर कही जाती है। कहाँ पर होती है ये, न्यूयॉर्क में ही आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा के मध्य में ये आपकी बैठक होती है और उसी में ये घोषणा की जाती है, ठीक है। ITUT देशों के मध्य यह संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम आर्टेमिस एकॉर्ड्स के सिद्धांत के अनुरूप ही काम करेगा, ठीक। 2022 में ITUT का पहला शिखर सम्मेलन आपका किया गया था। भारत कनाडा विवाद की बात कर लेते हैं। भारत कनाडा विवाद की बात करते हैं। 8 जून 2023 को ओंटारियो में जो आपके हैं खालिस्तान समर्थकों के द्वारा एक रैली निकाली जाती है, जिस पर इंदिरा गांधी के जो हत्या कर दी गई थी उसकी झांकी पर आधारित थी, ठीक है। जो आपकी 1984 में आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में, ठीक है। इनका जो मुखिया कौन है, ये आपका हरदीप सिंह निज्जर है, जिसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, ठीक। 18 जून 2023 को इसकी दोस्तों आपको पता होगा गुरुद्वारे में गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप आपकी क्या कहते हैं भारत पर कनाडा के द्वारा लगाया गया था। बाद में USA के द्वारा भी भारत पर आरोप लगाए गए थे, ये आपको ध्यान देना है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो, बस आपको इतना ध्यान देना। और ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, बस आपको ये ध्यान देना है कनाडा की सीमा कहाँ से लगती है, वहाँ पर झीलें कौन सी हैं, ठीक है। आपकी जो ग्रेट लेक्स आपकी होती हैं भारत और कनाडा के मध्य, उनको आपको याद कर लेना है। फिजिकल आपको और भी उसका ले लेना है, ठीक है। 5 आइज इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात कर लीजिए। 5 आइज इंटेलिजेंस में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK और अमेरिका शामिल हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 5 आइज इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं, एक दूसरे को इंपॉर्टेंट चीज़ें आपका जारी करते हैं। OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये आपका इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1955 में होती है। लीगल मेट्रोलॉजिकल लेजिस्लेशन के द्वारा इसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का निर्माण किया जाता है। इस पे OIML में राष्ट्रों की संख्या आपकी कितनी है, 64 है, ठीक है। इन्होंने किया क्या है, बजट और बाट और मापन के लिए प्राधिकरण है एक, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। भारत को ये शक्ति मिल गई है। भारत विश्व का 13वां देश बन गया है। भारत के अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, UK, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया हैं, जिन्हें इस समूह में शामिल किया गया है। इसके माध्यम से होगा क्या, OIML से जो आपके बजट बाट होते हैं और मापन के लिए भारत भी उनके लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना। भारत वर्ष 1956 से ही OIML का सदस्य राष्ट्र बना था। विश्व प्रतिभा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात कर लेते हैं। टॉप में आपके क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड है, फिर दूसरा लग्जमबर्ग है। ये आपके जारी किसके द्वारा किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की बात करते हैं, भारत 52वें स्थान पर है टैलेंट की सूची में, यह भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। एशिया प्रशांत की बात कर लेते हैं तो भारत 12वें स्थान पर है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग की बात करते हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग की यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि एक सेकेंड, यहाँ पे स्विट्जरलैंड को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब दिया गया है, ये आपको ध्यान देना। भारत को 30वां स्थान इस पर मिला है, ठीक। ये आपके USA के द्वारा ये
रैंकिंग जारी की जाती है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है, मीडिया संस्था है वहाँ। दूसरा स्थान कनाडा को मिला, ये भी आप देख सकते हैं, कनाडा आपका दूसरे स्थान पर है। भारत का आपका बात करते हैं, भारत का स्थान मैंने आपको जैसे कि बता दिया, आपका कौन सा स्थान है, भारत का इस पे 30वां स्थान है, ठीक। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं, तो भारत इस समय आपका 5वें नंबर पर चल रहा है, ठीक, वर्तमान में। पहला नंबर यूएसए का है, फिर चाइना, जर्मनी और जापान। जल्द ही आपका जापान और जर्मनी को पछाड़कर भारत 2028-30 के आसपास तक तीसरा वह सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है, ठीक है। अक्टूबर माह को ये आप देख सकते हैं, जॉर्जिया के द्वारा, अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया, ये आपको जॉर्जिया देश की बात नहीं हो रही, अमेरिका का एक स्टेट है ये, ठीक है, जॉर्जिया। इसने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित कर दिया है, ये बस आपको इतना बस ध्यान देना है, ठीक। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण, वैश्विक शांति सूचकांक की बात कर लेते हैं। इस पर जो है ये आपका जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। इसके माध्यम से बात करते हैं, टॉप में है आइसलैंड, पीस शांति आइसलैंड। भारत की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भारत की रैंक कितनी है दोस्तों, भारत की रैंक की बात कर लेते हैं, 126वां है। पीस में दोस्तों हम लोग कितने हैं, 126वें स्थान पर है, ठीक। भूटान की बात करते हैं, दक्षिण एशिया में सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात कर लेते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की। ये आपकी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आपका WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी बैठक आपकी दावोस में होती है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, इसके माध्यम जारी की गई है। इस रिपोर्ट को एक्सचेंचर के सहयोग से जारी किया गया है। 120 देशों भाग लिया। पहला नंबर स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे का है, पहला, दूसरा, तीसरा। भारत इसमें 67वें स्थान पर है, कितना है, 67th है एनर्जी ट्रांजिशन में, ये आपको ध्यान देना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा जारी की जाती है। 17 SDG गोल्स हैं, इनको आपको याद होना चाहिए। पहला आपका पॉवर्टी से संबंधित है, दूसरा आपका भूख से संबंधित है, तीसरा, ऐसे आपको पूरे याद कर लेने हैं, ठीक है। आगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, यह 8वां संस्करण है, यह आप देख सकते हैं, UNSDSN के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। फिनलैंड इस पे टॉप पर है, दूसरे स्थान पर स्वीडन और डेनमार्क है तीसरे पर। भारत इस पे 112वें स्थान पर है, ठीक है। पीस की बात करते हैं, आपका कितना स्थान है यहाँ पर, पीस में हम 126वें स्थान पर है। एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन मैंने आपको बताया भारत की रैंक कितनी है, 67वीं है। SDG गोल्स में आपकी भारत की रैंक कितनी है, ये आप देख सकते हैं, 112वीं है, ठीक है। इन्हें आपको याद कर लेना है, एक अलग से 2-3 बार आप देख लेंगे या अलग से नोट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक। ब्रिक्स देशों में आप देख सकते हैं 112वीं स्थान भारत की है, रूस 49वें नंबर पर आता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं, तो ये आपकी QS क्वाक्रेली साइमंडस के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है, ठीक है, 20वां संस्करण है। इस पे आप देख सकते हैं मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान आपका है अमेरिका का, ये शीर्ष पर है, ठीक है। यदि आप बात करते हैं भारत की, तो भारत में 149वें नंबर पर है आपका IIT बॉम्बे आता है, 197वें नंबर पर IIT दिल्ली आता है, ठीक। आपका IIT कानपुर 278वें स्थान पर आता है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो टॉप में आपका आता है सिंघुआ विश्वविद्यालय, ठीक है, और दूसरा नंबर आता है पेकिंग का विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। भारत में कुल 4 शिक्षण संस्थान हैं जो शीर्ष 100 में शामिल हैं। पहला है आपका IISc बेंगलोर, जो कि आपका 48वें नंबर पर है। दूसरा है आपका कर्नाटक का JSS उच्च शिक्षा अनुसंधान अकादमी है, जो कि 68वें स्थान पर आती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात कर, लिविंग सिटी रैंकिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 227 शहरों में रैंकिंग में न्यूयॉर्क की कीमतों का यहाँ पर बेस सिटी माना गया है न्यूयॉर्क को, ठीक है। हांगकांग आपका क्या कहते हैं नंबर 1 पे आया है, ये आपको ध्यान देना, सबसे महंगा शहर है ये। भारत की बात कर लेते हैं तो 147वें स्थान पर आपका मुंबई आया है, 169वें स्थान पर नई दिल्ली, यानी भारत में सबसे ज़्यादा महंगा शहर कौन है, मुंबई, ठीक। ये भी आपको ध्यान देना है। सबसे सस्ता शहर की बात करते हैं, दमिश्का है। इसके बाद बात करते हैं हम
ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, विश्व में रहने वाले शीर्ष 10 सस्ते शहरों में चेन्नई भी आता है और आपका अहमदाबाद आता है। ये आपको ध्यान देना, चेन्नई का 163वां स्थान है, मेरे अहमदाबाद का 166वां। ग्लोबल लिवेबिलिटी की बात करते हैं, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा आपके, ठीक है, इस पे जो है टॉप कौन करता है, वियना करता है, ठीक है। वियना कन्वेंशन आप बताइए किससे संबंधित है। यहाँ पर भारत की बात करते हैं 141वें स्थान पर नई दिल्ली, 141वें में ही मुंबई, 144 में चेन्नई, ठीक। ये उतना महत्वपूर्ण वैसे आपके लिए नहीं है, आपको ध्यान देना है। वैश्विक लैंगिक आपका यहाँ पर जेंडर गैप इंडेक्स आपका आया है, वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 4 चीज़ें यहाँ पर जेंडर गैप इंडेक्स में आपकी मापी जाती हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट आपका, और हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक। इसमें 146 देशों का अध्ययन किया गया है। टॉप आपका आइसलैंड है, दूसरा नॉर्वे, तीसरा आपका फिनलैंड है। भारत ने जो है दोस्तों इस पर 127वीं रैंक हासिल की है, ठीक। ये आपको ध्यान देना है। 2022 में भारत 135वें पर था, तो यानी सुधार किया गया है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग की बात करते हैं हम, तो ये आपका इसे जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, स्विट्जरलैंड पर स्थित है ये, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। टॉप कौन है इस पर कॉम्पिटिटिवनेस, क्या कहते हैं आपका कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में, डेनमार्क है, दूसरे में आयरलैंड, तीसरे में स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक क्या है इस पर, 40वीं है, ये आपको ध्यान रखना। कॉम्पिटिटिवनेस में भारत की रैंक 40वीं है, पहले आपकी डेनमार्क की है। सीरिया अरब देश में पुनः शामिल हो गया है। अरब लीग, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहते हैं, इसकी स्थापना जो है आपकी क्या कहते हैं 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद 1945 में काहिरा मिस्र में इसका गठन कर दिया गया है। इस पे 22 अरब देश शामिल हैं, ठीक है। इस पे जो है सीरिया को मई 2023 में पुनः शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। लगभग 12 वर्ष के बाद इसे शामिल किया जाता है। इसे हटाया गया था आपकी क्या कहते हैं 2011 में इसे निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। आपका ये अरब लीग सम्मेलन आपका जद्दा सऊदी अरब में होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ऑपरेशन करुणा की बात करते हैं, म्यांमार एकमात्र ऐसा देश है जो आपके पूर्वोत्तर भारत के साथ सीमा को साझा करता है, ये भी आपको ध्यान देना है। म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा भारत सरकार के द्वारा इसे जारी किया जाता है। यह ऑपरेशन जो है मोचा चक्रवात से जो आपदा की स्थिति बन गई थी म्यांमार में, उससे आपके इनको बचाने के लिए किया गया था, उनकी सहायता करने के लिए, ठीक है। इस पे जो है हमारे भारतीय नौसेना के 3 पोत INS शिवालिक, INS कामोर्ता और INS सावित्री पहले दस्ते में शामिल थे। और आपकी क्या महत्वपूर्ण है, विश्व प्रेस सूचकांक की बात करते हैं, प्रेस स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। नॉर्वे इस पे क्या कहते हैं प्रथम स्थान पर था। भारत की बात करते हैं 150वें क्या कहते हैं, इस पे आप देख सकते हैं 150वें स्थान पर पहले था 2022 में, और वर्तमान में 150 से 161वें स्थान पर आ गए, जो कि बहुत ही गंदा है, अच्छी स्थिति नहीं कह सकते हैं इसे। अब बात करते हैं वैश्विक दासता सूचकांक की। दासता सूचकांक ये आपके वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर यहाँ पर कौन है, पहला स्थान पर है उत्तर कोरिया। भारत का स्थान जो है यहाँ पर 6वें स्थान पर है, ठीक है। वैश्विक दासता में जो क्या कहते हैं उत्तर कोरिया टॉप पर है, ठीक। भारत में दासता काफ़ी कम है, ये आपको ध्यान देना है। 1000 में लगभग 8 लोग ही हैं जो दासता के ऐसे कुछ आप कह सकते हैं। इसके बाद है विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डा की बात करते हैं तो शीर्ष पे जो है अब USA का है अटलांटा। अब भारत का जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि 9वें स्थान पर है इस पर, ठीक। आगे हम दोस्तों बात करते हैं, रुकिएगा 1 मिनट, मैं फाइल यहाँ पर बदल दूँ। यहाँ पर अगली फाइल आपकी जो होने वाली है दोस्तों, ये आपकी फाइल है। यहाँ पर आपकी थोड़ी देर आधे घंटे की जी की क्लास होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर पहले नंबर जो है कि आपको मैंने बताया था आपके क्या कहते हैं USA का अड्डा था। दूसरा आपका स्थान के यानी 9वें स्थान पर आपका कौन था, न्यू दिल्ली का हवाई अड्डा आता है, जो कि सबसे व्यस्ततम में आता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा आवागमन के मामले में UAE का दुबई हवाई अड्डा शीर्ष पर ही है, अभी आपको ध्यान देना है।
वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट की बात करते हैं, ये आपका एम्बर थिंक टैंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, इस पे ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इस पे 3 चीज़ों पर ध्यान दे दिया जाता है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पर ध्यान दिया जाता है, ग्लोबल पावर सेक्टर इमिशंस पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इस पर टॉप पे कौन है, सर्वाधिक विद्युत मांग वाले चीन है, फिर उसके बाद अमेरिका है, फिर भारत है। ये आपके लिए ध्यान देना, पहले नंबर पर चीन है जिस पर सबसे ज़्यादा मांग है, दूसरी अमेरिका है और तीसरा भारत है। सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जक और अर्थव्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं। चीन सबसे ज़्यादा करता है, अमेरिका दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर। यह आप देख सकते हैं, भारत लगभग अमेरिका का 1/3 है। ठीक है, टाइम 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति की बात करते हैं हम यहाँ पर। देखिए, कलाकार की श्रेणी में यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर नेताओं की श्रेणी में यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है आपकी, यह देख सकते हैं। कलाकार की श्रेणी में सलमा हायेक और अमेरिकी अभिनेत्री हैं ड्रू बैरीमोर जो है यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, आइकॉन की श्रेणी में आप देख सकते हैं भारतीय अभिनेता शाहरुख खान शामिल है, ये आपको ध्यान देना है। और आपकी क्या कहते हैं, मार्गदर्शन की श्रेणी में भारतीय फिल्म निर्देशक SS राजामौली को भी इस पर जगह शामिल किया गया है टाइम्स 100 में, जो आपकी प्रभावशाली लिस्ट होती है इस पे। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। नाटो की स्थापना 1949 में होती है, इस पे 31 देश शामिल हैं। 1949 में ये आपकी देख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और वाशिंगटन संधि से ये जाना जाता है। फिनलैंड 31वां सदस्य बन गया है। 30वां सदस्य कौन था, नॉर्थ मैसेडोनिया था, ये भी आपको ध्यान देना है। ब्रसल्स बेल्जियम में आपका इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला सदस्य आपको बनने के किसके चांस है, स्वीडन भी आपका बन सकता है, ये भी आपको ध्यान देना, क्योंकि इन्होंने वाशिंगटन जो संधि है उसको स्वीकार कर लिया है। ठीक, विश्व प्रसन्नता सूचकांक की बात करते हैं, हैप्पी इंडेक्स की। ये आपका UNSDSN के द्वारा SDSN के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस पे गैलेप वर्ल्ड पोल द्वारा डाटा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस पे 6 कारकों पर ध्यान दिया जाता है जो महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार बोध, उदारता और जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, जीवन प्रत्याशा आपकी, सोशल सपोर्ट और GDP पर कैपिटा को यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं फिनलैंड यहाँ पर भी टॉप में है। भारत की बात करते हैं 126वां स्थान पर है। आपका पीस पर भी 126वां स्थान था, और आपके कहते हैं हैप्पीनेस पर भी आपका क्या कहते हैं 126वां स्थान है, ये आपको ध्यान देना है। पिछले साल रैंक हमारी 136 थी, जो कि आपकी सुधर कर 126 हो गए। थोड़े बहुत हम खुश हो गए हैं, क्यों खुश हो गए हैं पता नहीं है। टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची की बात करते हैं। लद्दाख और मयूरभंज यहाँ पर शामिल किया गया है। मयूरभंज जो क्या कहते हैं आपका उड़ीसा में स्थित है, जो कि वहाँ के विलक्षण बाघ और तथा प्राचीन मंदिरों के लिए फेमस है। यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है, जहाँ पर काले बाघ पाए जाते हैं, और यहाँ पर एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का छाऊ नृत्य जो है यूनेस्को की जो है कहते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में भी शामिल है। ठीक है, भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य आपका लद्दाख के चंगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, हनले गांव में, ये आपको ध्यान देना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करते हैं, यहाँ पर 163 देशों की बात की गई है। पहला आपका सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है आतंकवाद से, तो अफगानिस्तान है, दूसरा बुर्किना फासो है, तीसरा सोमालिया है। भारत की यहाँ पर बात करते हैं 13वां स्थान पर आता है आतंकवाद से प्रभावित, आपके 13 रैंक में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रक्रिया ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर्स की बात करते हैं। यहाँ पर टॉप निर्यातक की बात करते हैं, देखिए आपका USA है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका रसिया है, तीसरे पर फ्रांस, चीन, जर्मनी है, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, संयुक्त रूप से पांचों देश आपके लगभग 76% से अधिक निर्यात करते हैं। इंपोर्टर्स की बात करते हैं, टॉप इंपोर्टर्स में आपके पहले नंबर पर भारत, दूसरे पे सऊदी अरब है, तीसरे पे कतर और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पे चीन है। ठीक है, भारत जो है विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक देश है, भी आपको ध्यान देना है। रूस जो है 2018 से 22 में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है, ये भी आपको ध्यान देना है। भारत के कुल आयात का लगभग 45% आपका रूस के द्वारा ही शस्त्र लिए जाते हैं, भारत को दिए जाते हैं। ठीक, 95th ऑस्कर अवार्ड्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसकी अध्यक्ष कौन है इस समय, जेनेट यांग हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
यहाँ पे बात करते हैं हम, यदि सर्वाधिक 11 नामांकन एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आपके डेनियल कॉन और डेनियल स्केर्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। अभिनेत्री मिशेल योह को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। मिशेल योह जो है पहली एशियाई महिला है जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। ब्रेंडन फ्रेजर है जो द व्हेल के आपके क्या कहते हैं हीरो थे, इनको आपके क्या कहते हैं सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, भारत की जो है कार्तिकी गोंसाल्वेस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म दिया गया है। और साथ ही में तमिल भाषा की इस फिल्म के निर्देशक जो है कार्तिक गोंसाल्वा और निर्माता गुनीश मोंगा ने इस स्टेज पर जाकर इस पुरस्कार को लिया है। और साथ ही में इतिहास में पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ये अवार्ड दिए गए, ये आपको ध्यान देना है। और साथ में आपके क्या कहते हैं ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। इसको आपके किसने, MM किरवानी ने क्या कहते हैं इसको गाना को बनाया गया था, संगीतकार म्यूजिशियन थे और गीतकार इसके चंद्रबोस थे। इस गीत के गायक राहुल सिंपलीगंज एवं काल भैरव थे, ये भी आपको ध्यान देना है। नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग में ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये फिल्म आपके RRR का गाना है, रामचरण और जूनियर NTR ने इसको फरमाया था, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं 80वें ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात करते हैं। नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया था सॉन्ग में, ठीक है, सॉन्ग मोशन पिक्चर पे। भारतीय फिल्म निर्माता सोनक सेन द्वारा निर्देशित आपकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल है, लेकिन यह अवार्ड नहीं जीत सकी। और आपके लिए क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में प्रतिस्पर्धा है तो पैन नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म छेल्लो शो द लास्ट शो भारत की आधिकारिक रूप से प्रविष्टि वहां पर गई थी, ये आपको ध्यान देना है। टॉप 15 में तो गई लेकिन टॉप 5 में जगह नहीं बना पाई थी। दीपिका पादुकोण को यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्कर प्रेजेंटेटर के रूप में शामिल किया गया था। 2016 में ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में शामिल दूसरी महिला आपकी प्रियंका चोपड़ा थी। यहाँ पर आप बात करते हैं लेगाटम समृद्धि सूचकांक की बात करते हैं, ये गैर संस्कारी संस्था है, ये इस पे जो है ये आपको ध्यान देना उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, ठीक है। मानव स्वतंत्रता को लेकर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम की बात करते हैं, ये आप क्या कहते हैं जिसका प्रकाशन आपको वाशिंगटन DC के द्वारा, ये आपका मंच आपका कौन है, थिंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इस पे टॉप देश हैं आपके क्या कहते हैं, ये आप देख सकते हैं सिंगापुर विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित की गई है। भारत आपका 131वें स्थान पर है। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के एक संयुक्त पहल थी ये, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, एम फॉर क्लाइमेट। ये आपका यूके में आपका जो आप COP26 हुआ था उस समय इसको चालू किया गया था, इस पहल को ग्लासगो में जो हुआ था, ठीक है। यहाँ पर भारत शामिल हो गई, ये आपको ध्यान देना है। वर्तमान में एम फॉर क्लाइमेट में 55 सदस्य हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। और क्या है, इंटरनेशनल बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करते हैं। यहाँ पर US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इस पे 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। टॉप में आपका अमेरिका है, दूसरे में यूनाइटेड किंगडम और तीसरे में फ्रांस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में IP रेटिंग्स में, ठीक है। भारत का स्थान इस पे 42वां है, ये भी आपको ध्यान देना है। भारत को यहाँ पर देख सकते हो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। भ्रष्टाचार सूचकांक की बात कर लेते हैं। भ्रष्टाचार सूचकांक आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, 180 देश इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इस पर टॉप में आपके डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड आते हैं। भारत की बात करते हैं 50वें स्थान पर है, 85वें, ठीक। भारत वाशनर्स व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। द वाशनर अरेंजमेंट आपका इसका हेड बना है। यह एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है, ठीक। ये आप क्या कहते हैं वाशनर नाम द हेग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर से लिया गया है। यह समझौता 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था। इसका सचिवालय आपका कहाँ है, वियना में है, ये आपको ध्यान देना है। इसके 42 सदस्य हैं, ठीक है।
अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यह प्रथम अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर लेते हैं हम लोग। मानव स्वतंत्रता सूचकांक आपका क्या कहते हैं, ये कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। 9वां संस्करण है। टॉप में आपका पहला स्विट्जरलैंड है, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा डेनमार्क है। भारत की बात करते हैं। भारत आपका वर्ल्ड में आपका 109वें स्थान पर, क्षेत्रीय रैंक में 9वें में है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की ये आपके क्या कहते हैं, इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें सिंगापुर का सहयोग भी रहता है, जो लीडरशिप इंस्टीट्यूट है। इसकी बात करते हैं। 134 देशों को इसमें शामिल किया जाए। प्रथम 5 में आपका पहला स्विट्जरलैंड है, दूसरा सिंगापुर का स्थान आता है। भारत की इस पे बात करते हैं तो भारत का स्थान आपकी 103वें रैंक है। ठीक है, निम्न मध्यम आय वर्ग में आता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 142 देश आते हैं और ये आपके क्या कहते हैं, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। टॉप में आपका पहला डेनमार्क, दूसरा नॉर्वे, तीसरा फिनलैंड है। भारत की बात करते हैं तो भारत का स्थान 79वां है, ये आपको ध्यान देना है। 79। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात करते हैं। ये आपका चैरिटीज एड्स फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 142 देश इस पे क्या कहते हैं, विश्व का सर्वाधिक उदार देश आपका इंडोनेशिया, ये आपको ध्यान देना। भारत का इसमें स्थान 43वां, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक, आगे बात करते हैं। एक थोड़ा सा और आपको बचा होगा, ये आपका ये वाला हिस्सा है, थोड़ा सा 25 जून, ये वाला नहीं दोस्तों, 1 मिनट 26, ये वाला है आपका। ठीक, ये आपका इतना बस और बचा है, बस हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात कर लेते हैं, बस 5-6 पन्ने और बचे हैं। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ठीक है, COP 28 आपको जैसे कि पता है, ये आपका दुबई में होता है, यूएई में। ठीक है, COP 21 UNFCCC यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ क्लाइमेट एक्शन ऑन चेंज। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसके जो अध्यक्ष है सुल्तान अहमद अल जाबेर है, ये आपको ध्यान देना है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर पहली बार ग्लोबल स्टॉक टेक की यहाँ पर सहमति बन गई है इस पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक 43% की कटौती करने की बात कही गई है। ग्रीन हाउस गैसेज में आप देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं, ताकि वैश्विक यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित किया जा सके। ठीक है, ये आपका निर्णय लिया गया 2015 में, जो आपका पेरिस समझौता हुआ उसके द्वारा कहा गया था। जो इंडस्ट्रियल का इरा था, उस समय से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान को बढ़ने नहीं देना है, ऐसा कहा गया था। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को तिगुना करके योगदान हेतु सभी देशों को समझौता करने का आह्वान किया गया, लेकिन आपको ध्यान देना इस पर भारत शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, 2030 तक विश्व की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 11,000 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आपको ध्यान देना। और यहाँ पर यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, विश्व बैंक की देख रेख में लॉस एंड डैमेज फंड को बनाया गया है, जिसकी प्रतिबद्धता COP 27 में, जो आपकी मिस्र में शर्म अल शेख में हुई थी, उस पर कही गई थी। ठीक है, COP 28 के लिए ग्लोबल कूलिंग प्लेस भी आपका लिया गया है। इस पर 66 राष्ट्रीय सरकारें हैं। ठीक है, COP 28 में यह भी घोषणा की है कि परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2050 तक लगभग 3 गुना बढ़ाने की बात कही गई है। COP 28 में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट को यहाँ पर हिस्सा लिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। यह सम्मेलन क्या कहते हैं 1 से 2 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया। भारत द्वारा 2028 में आयोजित होने वाले COP 33 को मेजबानी करने के लिए पेशकश अपनी की है। आपको ध्यान देना 2028 में आपको COP 33 होना है, उसकी पेशकश कही है मेजबानी करने के लिए भारत सरकार ने कहा है। 2002 के बाद ये 2002 में आपको ध्यान 2002 में भी भारत में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। ये दूसरा मौका होगा जब हो सकता है कि हमें मेजबानी करने का मौका मिल जाए। COP 28 के दौरान ग्रीन क्रेडिट पहल का भी शुभारंभ किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इन्होंने क्या कहा, यह जो है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के अंतर्गत भारत सरकार की एक पहल है। ग्रीन क्रेडिट पहल यूनिसेफ एंड जनरल अनलिमिटेड द्वारा भारत के जलवायु मंत्रालय के द्वारा ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया गया है।
इसका उद्देश्य क्या है, विश्व भर के युवाओं को हरित पहलों में भागीदारी लेने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूल ढालने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो है ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में COP28 के दौरान इसे लॉन्च किया गया। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की बात करते हैं, ये स्थायी शहरी नदी प्रबंधन, नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की बात वैश्विक पहल है। इसके माध्यम से ये है, जैसे आपको मुंबई जो है ये आपका तटीय एरिया में है और आपके इंडोनेशिया के जो है राजधानी है, ये सब चीज़ें आपकी डूब रही हैं, इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं अन्यथा आगे चलकर ये आपके जितने भी मेन सिटी हैं जो विकसित हैं ये सब डूब जाएंगी, इसलिए इनको सुरक्षित रखने की बात इसके माध्यम से कही गई है। इस अलायंस में 11 देशों के 275 से अधिक नदी शहरों में भागीदार हैं। इसमें भारत सहित कुल 11 देश जो हैं इस पे शामिल हैं। भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका USA भी इस पे शामिल है। COP28 में आप देख सकते हैं अल दफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। इसकी जो क्षमता है 2 गीगावाट है। COP29 का आयोजन कहाँ होना, अजरबैजान में होना, ये भी आपको ध्यान देना। अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, COP30 का आयोजन कहाँ होना है, ब्राजील में होना है, जो कि आपको प्रस्तावित है। COP5 की बात कर लेते हैं। COP5 आपका मिनीमाता अभी समय पर 5वीं बैठक आपकी हुई है। COP5 जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। मरकरी पर मिनीमाता यानी मिनीमाता रोग आपका किससे होता है, ये आपको ध्यान देना है, मरकरी रोग से मरकरी तत्व से होता है। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तत्वाधान में आयोजित COP5 की अध्यक्षता क्लाउडियो डुमित्रो ने द्वारा की गई, जो कि रोमानिया देश से संबंधित हैं और आपके लिए ये उतना सब महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, मिनीमाता ये भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। आपको इतना बस याद देना है, मिनीमाता रोग किसके कमी कारण होता है, पारा की कमी कारण होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, GPAI शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है। ये आपका भारत मंडपम में ये आयोजित हुआ है GPAI। ठीक है, ये भारत की अध्यक्षता में हुआ है। GPAI पर नई दिल्ली घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया है। GPAI परिषद मिनिस्ट्रियल लेवल बॉडी है जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं, ये आपको ध्यान देना। GPAI का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर पहल है। ठीक है, इस पे AI के क्षेत्र को लेकर बात होती है। इस पे 15 जून 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। OECD के द्वारा इसे आपके क्या कहते हैं चालू किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा। GPAI में 15 संस्थापक सदस्य हैं, जिनमें 14 हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी भी, वो भारत भी इसमें शामिल है, ये आपको ध्यान देना है। GPAI में कुल सदस्य इस समय 29 है, ये आपको ध्यान देना है। पहला शिखर सम्मेलन कनाडा के मॉन्ट्रियल में, दूसरा आपका क्या कहते हैं होता है 2021 में, तीसरा आपको टोक्यो जापान में होता है, चौथा आपका कहाँ होता है, भारत पे होता है, ये आपको ध्यान देना है। प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, ये आपको होता है UK के ब्लेचले पार्क में। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान देना, प्रथम है ये। ठीक है, इस पर भारत सहित विश्व के लगभग 28 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है फ्रंटियर आपको पता होगा, फ्रंटियर किसका, आपका फ्रंटियर की बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर किसका है, USA का है, ये आपको फुगाकू आपका जापान का है। और भारत का सबसे ज्यादा कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह आपका पहला वैश्विक समझौता है, ब्लेचले घोषणा पत्र, यह आपको ध्यान देना है, AI से लड़ने के लिए है। विश्व के AI सुरक्षा संस्थान को लॉन्च किया गया है। ठीक है, UK में यह संस्थान जो है AI के उभरते हुए प्रकारों की सुरक्षा का परीक्षण करेगा। ये और क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण, ये आपको नहीं ध्यान देना है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ब्लेचले पार्क जो है देखिए, ये वही स्थान है जहाँ पर एलन ट्यूरिंग सहित अन्य वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय नाजीज के एनिमा कोड को क्रैक किया था, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, एलन ट्यूरिंग के द्वारा ब्लेचले पार्क है, यहाँ पर आपके जो नाजीज के द्वारा एनिग्मा कोड को यहाँ पर उन्होंने क्रैक किया था। ठीक है, कोलोसस, जिसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामर योग्य कंप्यूटर कहते हैं, उसका उपयोग UK के बकिंघमशायर स्थित ब्लेचले पार्क में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और उसके जनरल के बीच लॉरेंज कूटलेखित संदेशों को पढ़ने के लिए किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। इस सम्मेलन में भारत की ओर से राजीव चंद्रशेखर जी शामिल होते, जो कि प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, ये आपको ध्यान देना है।
दक्षिण कोरिया जो है अगले 6 महीनों के भीतर एक मिनी वर्चुअल एआई शिखर सम्मेलन को होस्ट करने की बात कह रहा है। यहाँ पर 3 बेसिन समिट की बात करते हैं, द ब्रजाविल समिट की बात करते हैं। ये आपका दूसरा संस्करण है, ये अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य में होता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसका प्रथम संस्करण 2011 में कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजील में ही किया गया था। ये भी आपको ध्यान देना है। एक स्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की यहाँ पर बात कही गई है। और यहाँ पर क्या 3 बेसिन आप देख सकते हैं, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में अवस्थित, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अवस्थित अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन को 3 बेसिन में शामिल किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। इन 3 बेसिनों के अंतर्गत विश्व का 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र शामिल होता है, जिसका 2/3 जैव विविधता इन्हीं 3 बेसिन के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान देना है। अमेजन बेसिन जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है। ये भी आपको ध्यान देना। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है अमेजन में, और सबसे ज्यादा अमेजन आपके कहते हैं ब्राजील के अंडर में आते हैं। ब्राजील सहित यह जो है 9 देशों में विस्तृत है। कहाँ कहाँ है, ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, सूरीनाम, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया और आप क्या कहते हैं फ्रेंच गुयाना और गुयाना में फैला हुआ। ये आपको ध्यान देना है। कांगो बेसिन जो है विश्व के दूसरे सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है। यह जो है वन क्षेत्र का 6% है आपके उष्णकटिबंधीय वनों का। ठीक है, यह जो है मध्य अफ्रीका के 6 देशों में फैला हुआ, जिसमें कांगो गणराज्य, कैमरून, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी और आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य इसमें शामिल है। ठीक है, आगे बात करते हैं G77 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। G77 प्लस चाइना का यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन जो आपका कहाँ हुआ है, हवाना क्यूबा में। क्यूबा की राजधानी हवाना है। ठीक है, क्यूबा जो आपके क्या कहते हैं अमेरिका के नीचे लटका हुआ है, ये आप मैप में देख सकते हैं। अमेरिका मैक्सिको के बगल में है, आपके उत्तर कह रहा हूँ मैं, पूर्व की तरफ है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, वर्तमान विकास चुनौतियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका की यहाँ पर बात कही गई। इसमें जो है हवाना घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया है। इस पे देख सकते हैं आप, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी यहाँ पर शामिल थे। वर्ष 2024 में युगांडा में ये स्थापित आपका आयोजित होगा G77। पिछला शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, G77 का जो है भारत ने ही पहली बार अध्यक्षता की थी। ये आपको ध्यान देना है। G77 की जो 1964 में पहली बैठक हुई थी, ये आपकी भारत में हुई थी। ठीक, G77 जो है 15 जून 1964 में स्थापित किया गया था विश्व विकासशील देशों के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में G77 सदस्यों की संख्या लगभग आपकी 134 हो गई। चीन के अनुसार वह G77 का सदस्य तो नहीं, लेकिन इसका मिशन का समर्थक है। ये आपको ध्यान, G77 लगभग विश्व की 80% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। भारत जो है इसका सदस्य है। ये आपको ध्यान देना है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। इस पे लगभग आप देख सकते हैं इसकी विभिन्न बैठकें आपके 60 से अधिक शहरों में भारत में होती हैं। ठीक है, इस पे लगभग 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि इस पे भाग लेते हैं। उत्तर प्रदेश के, आपको ध्यान देना, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा में इसकी बैठक होती है। ये आपको ध्यान देना, कानपुर में इसकी बैठक नहीं होती है। ठीक है, अमिताभ कांत को G20 का सिरपा बनाया जाता है। हर्षवर्धन श्रृंगला जी को चीफ कोऑर्डिनेटर यहाँ पर बनाया जाता है। भारत के अतिथि देशों की बात करते हैं G20 के लिए, यहाँ बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को बनाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। G20 में आप देख सकते हैं UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD होगा, या क्षेत्रीय संगठन आपके क्या कहते हैं AU, AUDA, नेपाल और आसियान। ठीक है, आसियान में आपको ध्यान देना है आपका 11वां सदस्य कौन बना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आसियान की स्थापना 1967 में होती है। इसका मनीला में हेडक्वार्टर है। G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन आपका निकला है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं G20 के नेता G20 महिला मंत्री स्तरीय का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए वर्किंग ग्रुप के गठन पर सहमत हो गए हैं। अफ्रीका को जो है अफ्रीकन यूनियन को इसका सदस्य बना दिया गया है। अफ्रीकन यूनियन की बात कर लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन आपकी इसमें 55 देश शामिल हैं। इस संगठन का आधिकारिक रूप से 2002 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके अध्यक्ष अजाली असोमानी है, जो कि कॉमरोस के राष्ट्रपति हैं। ये आपको ध्यान देना है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का यहाँ पर शुरुआत कर दिया गया है। ग्लोबल
बायोफ्यूल अलायंस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत, सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई के द्वारा इसे चालू कर दिया गया है। ये भारत की एक पहल है, ये आपको ध्यान देना है। इस पे जो है प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता अमेरिका 52%, ब्राजील 30%, भारत 3% है। वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में लगभग 85%, जबकि उपभोग में लगभग 81% का योगदान देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान देना। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईएमईसी को भी शुरुआत कर दिया गया है। इसके माध्यम इसके जो मुख्य देश हैं शामिल हैं इसे शुरुआत करने में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के द्वारा इसे चालू किया गया है। ये जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरोध में देखा जा रहा है, उसके खिलाफ, यानी उसको काटने की यहाँ पर बात कही जा रही है। ठीक है, आईएमईसी जो है अरब की खाड़ी एवं यूरोप के मध्य विस्तारित कनेक्टिविटी एवं आर्थिक एकीकरण के माध्यम से ये बनाया जाएगा। पूर्वी गलियारा की बात करें, गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है। इस पे दो गलियारों की बात है। पूर्वी गलियारा है जो को भारत को अरब से जोड़ेगा। इसके बाद उत्तरी गलियारा है जो कि अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ने का काम करेगा। ठीक, इस पे जो है पोर्ट भी होंगे, रेल मार्ग भी होगा और इन सब के माध्यम से ही इससे वहां तक जोड़ने की बात कही गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा को अध्यक्षता का गेबल यहाँ पर सौंप दिया गया है। ये आपको पता है अगला जो होगा 2024 का, ये आपके ब्राजील में होने वाला है। ठीक है, ब्राजील में ये आप देख सकते 2024 में होने वाला है। भारत की G20 की अध्यक्षता की बात करते हैं 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, ये आपको ध्यान देना डेट। ठीक है, इसकी अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम थी। यह विषय महाउपनिषद से लिया गया है। भारत की G20 का लोगो क्या था? राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग केसरिया, सफेद और हरा और लाल, हरा एवं नीला से प्रभावित है। इस लोगो में भारत का राष्ट्रीय कमल जो है, जो आपका पुष्प है के साथ पृथ्वी को यानी अर्थ को दर्शाया गया है, जो कि चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। G20 के लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान देना है। आसियान शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, इसका आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में होता है। इसका विषय क्या था? आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ की बात करता है। यहाँ पे आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडिया द्वारा की गई है, ये भी आपको ध्यान देना है। लाओ पीडिया द्वारा आसियान की अध्यक्षता की गई है। यहाँ पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो, ये भी आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी 6 से 7 सितंबर में जकार्ता जाते हैं इंडोनेशिया, ये भी आपको ध्यान देना है। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग भी लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इस पे देखेंगे हम यदि और क्या महत्वपूर्ण है, ये आप देख सकते हैं तिमोर लेस्ते, ये आपका जो है 11वां आसियान कंट्री बन गया। और साथ ही में ये आप देखेंगे 7 सितंबर, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तिमोर लेस्ते ने भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा कर दी है अपने देश में। दिल्ली, इसमें जो है दिल्ली तिमोर लेस्ते की राजधानी है। तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली। ठीक है, यह शहर जो है एशियान का 11वां सदस्य बन गया है। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन की बात करते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन आपके दक्षिण अफ्रीका में होता है, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है। इस पे आप देखेंगे, इस पे जो है विभिन्न देश जो है इस पे शामिल होते हैं। इसका मुख्य विषय क्या था? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ठीक, इस पे 6 नए देश शामिल हुए हैं, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये आपको ध्यान देना है। अर्जेंटीना जो है इस पे जो है शामिल होने की बात कर रहा था, लेकिन बाद में शामिल नहीं हुआ है। ब्रिक्स देशों की अब 10 संख्या हो गई, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिक्स स्पॉट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क की स्थापना की गई, ये भी आपको ध्यान देना है। अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलई के नेतृत्व में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भाग लिया। ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम के गठन का प्रस्ताव रखा गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और साथ ही में पारंपरिक औषधि के भंडार की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। 2024 को जो ब्रिक्स होगा ये आपके रशिया के द्वारा क्या कहते हैं इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर ब्राजील, पहले देखिए ब्राजील में होना था, लेकिन ब्राजील ने साउथ अफ्रीका के बाद ब्राजील में होना था, लेकिन ब्राजील ने मना कर दिया, तो अब रशिया में होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ की बात करते हैं तो
इसकी अध्यक्षता भारत ने की है, ये आपको ध्यान देना है। भारत ने अध्यक्षता की है, वर्चुअल रूप से इसका आयोजन होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। एससीओ की, ठीक है, एससीओ के पर्यवेक्षक देशों में आप देख सकते हैं ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने भाग लिया था। तुर्कमेनिस्तान ने अतिथि देश के रूप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं नई दिल्ली घोषणा पत्र की बात करते हैं, यहाँ पर जो है ईरान जो है एससीओ का 9वां सदस्य बन गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। इस पे जो है 8 देश आपके कौन कौन? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भाग लेते हैं, और भारत तो उसका आपके क्या कहते हैं यहाँ पर जो कहते हैं सम्मेलन को हेड कर रहा था, ठीक है। एससीओ के जो है सदस्य दर्जा प्राप्त करने के लिए बेलारूस जो है यहाँ पर शामिल हो जाता है, ठीक है। बेलारूस के लेकिन अभी सदस्यता बहाल नहीं की गई है, ये आपको ध्यान 2024 तक हो सकता है इसकी सदस्यता इसे भी मिल जाए। 2024 का एससीओ सम्मेलन आपका कजाकिस्तान में होने की चांस है। क्रिस्टोफर मार्क्स लक्सन की बात करते हैं, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं हम डेनियल नोबा, ये इक्वाडोर के नवनिर्वाचित आपके राष्ट्रपति हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पडौल बन गए हैं, ये आपको ध्यान देना है, तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। विद्यादेव भंडारी के इन्होंने स्थान लिया है, ये आपको ध्यान देना है। वियतनाम के राष्ट्रपति आपके कौन बने हैं? वो थुओंग बने हैं, ये आपको ध्यान देना है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति आपके कौन बने हैं? बोला अहमद अदुनकेली अदकुनले टिनबू। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है ये, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री श्रेया थाविसिन बने हैं। पैराग्वे के आपके कौन बने हैं? सेंटियागो पेना बने हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री आपके क्या कहते हैं? पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं आरिफ अलवी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर पाकिस्तान की संसद के निचले सदन को यहाँ पर भंग कर दिया गया है, ठीक है। अगले चुनावों की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? अनवर उल हक काकड़ को बनाया गया है, ये आपको ध्यान देना है। इक्वेटोरियल गिनी के आपके मैनुएला रोका बोटे को बनाया गया है, ठीक है। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री, इसलिए महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू जो बने हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आपके निकोलस क्रिस्टोडायलाइट्स बने हैं। चेक गणराज्य के आपकी क्या कहते हैं कौन बने हैं? पेट्रो पावेल जो है यहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा बिपरजॉय आपका आता है, बिपरजॉय जो है कहते हैं अरब सागर में आता है। बिपरजॉय किसके द्वारा रखा जाता है? ये आपके बांग्लादेश के द्वारा इसका नामकरण किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद माउंट मेरापी जो है आपका, ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है जो इस समय फटा है, ठीक है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो आपके रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है, जो कि आपके पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, ठीक है। माउंट मेरापी आपका बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। चक्रवात फ्रेडी की बात करते हैं, ये आपके मेडागास्कर अफ्रीकी तट पर आता है, ठीक है। इस चक्रवात का प्रभाव आपके मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया तथा रियूनियन द्वीप पर देखा गया है इसका, ठीक है। और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है? इतना ही महत्वपूर्ण है, बस हो गया। ये आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। यहाँ पे ये इंटरनेशनल पूरा आपका इंटरनेशनल के जो पूरी न्यूज़ है ये आपकी पूरी हो गई है दोस्तों। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देखिए बहुत ही कम समय में बिना बकवास किए, देखिए मैं चाहूँ मैं भी आपको ऊट पलंग की इधर उधर की बातें करके काफ़ी समय आपका बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं देखिए खुद भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको उतना ही चीज़ें आपको दूंगा जिससे आपको नुकसान ना हो। आप देखेंगे पूरे लगभग जितनी वीडियो चली इस पर मैंने बेफालतू की बात नहीं की, आपके टॉपिक की चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। इससे आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको पूरा जो है करंट अफेयर जो है यहाँ पे IR आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना, IR के जो मैंने टॉपिक कराए हैं इनको आपको मैप निकाल कर जितने देशों की यहाँ पर बात हुई है उनके बॉर्डर्स, उनके नदियाँ, उनके पहाड़, उनमें जो पासेज हैं या आपके स्टेट्स पड़ते हैं उनको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो थी। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।